इन दिस पर्टिकुलर क्लास हम डिस्कस करेंगे द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। इससे पहले जो हमने बाकी के जो ओशन के फीचर्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द वेरियस रिलीफ फीचर्स, रिलीफ द एलिवेटेड पोर्शंस। ठीक है, तो वो सब हमने कर लिए थे कि व्हाट आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप। ठीक है, देन देयर आर सम वोल्केनिक आइलैंड्स, कुछ गयोड्स होते हैं, सी माउंट होते हैं जिनका पॉइंटेड सरफेस होता है, देन दे बिकम गयोड्स। ठीक है, एंड द ओशियानिक रिज, जो ये ओशियानिक रिज जैसे फॉर्म होती है। ठीक है, ज़्यादातर डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज होती हैं उन एरियाज में ओशियानिक रिज फॉर्म हो सकती हैं ओशन के फ्लोर पर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। नाउ ये जो टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर है, इसमें सबसे पहले ये जानने के याद रखने की जो चीज़ है कि जो अभी तक हमने जो डिस्कस करा था, द बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स, वो क्या थी? ये वाली एक जो इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो बेल्ट थी, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस बेल्ट वाज द टॉरिड जोन। ठीक है, ये टॉरिड जोन थी। तो इसमें मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही है, इस वाली में मैक्सिमम हीट, और वर्टिकल हीट आती है, वर्टिकल इंसोलेशन आती है। तो सबसे ज्यादा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है? हीट अप होता है। सेकंड नंबर पे वो थोड़ा सा कूल्ड पोर्शन था, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। दिस जोन इज नोन एज द टेम्परेट जोन। एंड जो लास्ट वाली है दैट इज दिस वन, दिस इज नोन एज द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड यानी जो कोल्ड जोन होती है वो वाली। ठीक है, तो रिमेंबर दीज थ्री जोन्स, और यही दोनों जोन्स, टेम्परेचर और फ्रिजिड वाली, नीचे की तरफ भी है, यहाँ पर भी लोकेटेड है, यहाँ पर भी लोकेटेड है। As you can see in this picture, this is the torrid zone। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया, देखो इधर इंडिया है, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये तो क्या होगी? टोरिड जोन, एंड इट इज द मैक्सिमम हीटेड एरिया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, दिस इज द टेम्परेट जोन। एंड फाइनली जो टॉप पे है, द ब्लू और पर्पल वाला जो पार्ट है, दैट इज द फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये तीन जोन्स हैं जो हमें याद रखनी है व्हेन वी आर डीलिंग विद टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। नाउ क्विकली देखते हैं दैट देयर इज अ स्पेशियल एंड वर्टिकल वेरिएशन इन द वेरियस ओशंस। स्पेशियल मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग हॉरिजॉन्टली, कि इस ओशन में वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है, इस ओशन में यहाँ पे, तो हम जब स्पेशल की बात करते हैं, स्पेस की जब हम बात करते हैं, देन वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, जो सरफेस पे जो हम बात कर रहे हैं। एंड वर्टिकल बात हम जब करते हैं कि ये ओशन का टॉप है, दिस इज द टॉप और द सरफेस ऑफ द ओशन, एंड हम बात कर रहे हैं उसके नीचे की तरफ की, यहाँ पर थोड़ा सा वार्म होगा, थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, और बिल्कुल जब तक नीचे जाएंगे इट विल बी द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस के ऊपर एंड इस वर्टिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं और टेम्परेचर को वेरी करते हैं? नंबर वन इज लैटिट्यूड। इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड हेंस द टेम्परेचर। ठीक है, तो इंसोलेशन पोल्स, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है, और पोल्स तक वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती हुई जाती है। और टेम्परेचर भी इंसोलेशन पे बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिपेंड करेगा। अगर स्मॉल लोअर लैटिट्यूड है, यानी 0 डिग्री से लेकर अगर लैटिट्यूड 30 डिग्री तक है, तो टेम्परेचर हाइयर मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज में। तो सबसे पहला इसमें लैटिट्यूड होगा। नाउ जो लोअर लैटिट्यूड से 0 डिग्री से हम 30 डिग्री तक अगर अगर हम जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके आसपास तक, तो हमें पता चलेगा कि इंसोलेशन जो है विद, ठीक है, विद लैटिट्यूड क्या हो रही है? इंसोलेशन कम होती जा रही है। लोअर लैटिट्यूड्स पे इंसोलेशन ज्यादा होती है, एंड अपर लैटिट्यूड्स पे इंसोलेशन कम होती है। ठीक है, तो अगर लोअर लैटिट्यूड्स पे इंसोलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट है, तो वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग, कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ टेम्परेचर रिड्यूस होगा क्योंकि इंसोलेशन रिड्यूस हो रही है। सेकेंड पार्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। नाउ वी नो कि लैंड और जो वाटर है, लैंड एंड वाटर, ये दोनों अलग अलग तरीके से हीट करते हैं। ठीक है, लैंड और वाटर दोनों अलग अलग तरीके से हीट करते हैं। लैंड गेट्स हीटेड क्विकली, ठीक है, और वाटर ज्यादा टाइम लेता है हीट अप होने में।
Northern hemisphere receives more heat due to larger extent of contact between water and land, क्योंकि नदन हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो नदन हेमिस्फेयर है उसमें ज्यादा लैंड का पोर्शन अवेलेबल है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड का पोर्शन थोड़ा सा कम है, फाइन। तो इस वजह से जो नदन हेमिस्फेयर होगा वो ज्यादा हीटअप होता है और सदर्न हेमिस्फेयर कम होता है, बिकॉज उसमें ओशन ज्यादा है, और ओशियन अपना मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से वो ज्यादातर क्या रहता है, वार्म रहता है। लेकिन जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो ज्यादा क्या हो जाता है, ज्यादा वार्म हो जाता है, ज्यादा हॉट हो जाता है, बिकॉज वहां पर जो लैंड है वो ज्यादा है। तो दिस इज द सेकंड रीजन, लैंड और वाटर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अर्थ के सरफेस पे देर इज डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। थर्ड वन इज द प्रिवेलिंग विंड्स। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑन शोर विंड्स है, ठीक है, मतलब शोर की तरफ, लैंड की तरफ विंड्स जा रही है, और किसी एरिया में ऑफ शोर विंड्स है, वो विंड्स लैंड से दूर जा रही हैं, ठीक है, दे ऑल्सो रिजल्ट इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन टेम्परेचर रखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया, लॉन्गिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा वहां पर अगर लैंड से दूर अगर जाने लग रही हैं तो वो लैंड ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा, और अगर उस लैंड की तरफ विंड्स आने लग रही हैं तो वो लैंड थोड़ा सा कूल होगा। तो विंड्स भी अपना फैक्टर रोल प्ले करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द ओशन करंट, ठीक है, अगर किसी एरिया के अंदर, ठीक है, किसी एरिया के अंदर वार्म ओशन करंट है, ठीक है, देर इज वार्म ओशन करंट, ठीक है, तो वार्म अगर ओशन करंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, वार्म कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, हॉट कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। एंड अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के पास इफ देर इज कोल्ड ओशन करंट, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट है, जो पोल्स की तरफ से जो करंट आता है, जो पोल्स की तरफ से जो करंट आता है, अगर वो करंट प्रेजेंट है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट्स को अभी हम आगे देखेंगे, करंट्स कैसे कैसे होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर एंड कोल्ड ओशन करंट्स रिड्यूस द टेम्परेचर। तो वार्म ओशन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे एंड कोल्ड ओशन टेम्परेचर को कम कर देंगे। कोल्ड वाले के दो ये एग्जांपल्स देख लो, जैसे लेब्राडोर करंट है, लेब्राडोर इज अ कोल्ड करंट। गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गल्फ स्ट्रीम नीचे की तरफ से ऐसे जाता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, तो वो वार्म कंडीशंस कर देता है। लेब्राडोर ऊपर से नीचे की तरफ आता है ग्रीनलैंड के वहां से, तो इट इज अ कोल्ड करंट। लेट अस गो थ्रू दीज करंट्स और एक बार इनको फटाफट याद कर लेते हैं। अभी जो हमने दोनों देखे थे वो कौन कौन से थे, नंबर वन वॉज लेब्राडोर, तो लेब्राडोर सी है यहाँ पे, लेब्राडोर करंट, दिस इज ग्रीनलैंड। उसके बाद हमने दूसरा देखा था गल्फ स्ट्रीम। तो ये वाले कौन से हम करंट देख रहे हैं, दीज आर द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। ये सारे के सारे करंट किस चीज के, अटलांटिक ओशन के। अगर यहाँ पे याद होगा तो स्कोशिया आर्क के बारे में बताया था, स्कोशिया आर्क, इट इज द बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन के देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी वार्म करंट है, ठीक है, और ये यूरोप वाले पार्ट्स को बर्फ उसमें कम जमने देता है पर्टिकुलर सीजन में, और ये इसमें हेल्प करता है। अच्छा, इक्वेटोरियल करंट हमेशा याद रखना, इक्वेटोरियल करंट ऐसे मूव करते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटर पे जो करंट्स होते हैं, बिकॉज अर्थ की जो रोटेशन है वो इस साइड है, दिस इज हाउ अर्थ इज रोटेटिंग, वेस्ट टू ईस्ट इट इज रोटेटिंग, ठीक है, तो पानी इस तरफ मूव कर रहा है, तो इक्वेटोरियल करंट। जब ये पानी इस तरफ मूव करता है तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जब यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, दैट इज नोन एज द काउंटर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के ये तीनों जो करंट होते हैं बेसिकली तीनों वार्म होते हैं, वार्म वाटर को इधर उधर करने लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैनेरी करंट। तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनेरी करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल। अब देख रहे हो कैसे ऐसे गोल बनाने लग रहा है, तो गोल बना रहा है तो यहाँ पर एक सी फॉर्म होती है, कल इस सी के बारे में हमने बात करा था, सरगैसो सी। कौन सी सी थी, सरगैसो सी। तो सरगैसो सी, अ सी विदाउट अ बाउंड्री। इस एरिया में कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया करंट। अलास्का ये वाला है तो अलास्का वार्म करंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो इक्वेटर से दूर जाएगा दैट विल बी वार्म करंट, जो इक्वेटर की तरफ आएगा दैट विल बी अ कोल्ड करंट, जैसे पेरू, वेनेजुएला,
वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ये वाले करंट के बारे में हमने एल नीनो में पढ़ा था। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट हो जाएगा। ब्राजील, यहाँ पर कंट्री ऑफ ब्राजील लोकेटेड है, तो ब्राजील इज अ वार्म करंट। जापान के एरिया में दीज आर दी आइलैंड्स ऑफ जापान, ठीक है। ओयोशियो ओयाशियो इज अ कोल्ड करंट एंड कुरुशियो इज अ वार्म करंट। तो ये यहाँ पे याद रखना ओके, तो ओके ऐसे ओ के की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ओयाशियो एंड कुरुशियो, तो इससे हमें ये याद रह जाएगा। ओगलहास जो है वो अफ्रीकन मेनलैंड और मेडागास्कर जो आइलैंड है उसके बीच में से ओगलास नीचे की तरफ आता है। तो व्हाट योर टास्क इज टू रिमेंबर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो है कि इफ यू वांट टू गेन मार्क्स इन द मेंस आंसर राइटिंग में, अगर गेन मार्क्स करने हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैप प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर मैप, और इसके करंट्स को प्रैक्टिस करना कौन सा किधर है, फटाफट ये ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो हम तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। देखो अभी तक जो हमने बात करी थी, हमने बात करी है फैक्टर्स की कि किन वजहों से ये जो टेम्परेचर है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो इसमें हमने लैटिट्यूड की बात कर ली, लैंड एंड ओशन किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है, प्रिवेलिंग विंड्स की बात कर ली, ओशन करंट्स की बात कर ली। तो ये चार बेसिकली फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या होने लग रहा था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, टेम्परेचर जो है वो डेप्थ के साथ जैसे जैसे हम ओशन के अंदर की तरफ जाएंगे तो वो कैसे कैसे चेंज होगा उसको बोलते हैं टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल। फॉर द ओशन शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे आप ओशन के अंदर जाओगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो नीचे याद रखो कोल्ड कंडीशंस है और ओशन में वार्म कंडीशंस है। क्या होता है ना, इसका एक बेसिकली सिस्टम ये है, लैंड सॉलिड है तो लैंड जो वो क्या करेगा, अपर वाले लैंड को बिल्कुल बहुत ज्यादा वार्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसा ओशियन में क्या है, जो अपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी वार्म रहती है और जहां पर नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इंसोलेशन नहीं पहुंच पाती, वो वाली रीजन कोल्ड रीजन है, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज होगी। अभी हम देख रहे हैं टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल। क्या थी टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, बोलो इसको। व्हाट इज टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल? इट इज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। टेम्परेचर घटेगा अगर डेप्थ बढ़ेगी तो। द बाउंड्री बिगिंस अराउंड 100 to 400 मीटर बिलो द सी लेवल। ये जो बाउंड्री होती है जहां पर टेम्परेचर एकदम से चेंज होना सारा का सारा इसका सिस्टम शुरू होता है, दैट इज 100 to 400 मीटर बिलो द सी। ये सरफेस है, ये यहां लिख देते हैं इसको, दिस इज द सरफेस। ये वाला जो पार्ट है ये सरफेस है। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डेप्थ, ठीक है। और ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है। इधर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है और अगर इधर अगर कोई पॉइंट है तो टेम्परेचर कम है। ये 10 0 डिग्री सेल्सियस 20 एंड 30। और क्या होता है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन इज अ बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एकदम से रैपिड डिक्रीज होगा इस वाली पर्टिकुलर बाउंड्री रीजन में। ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, इट इज अ बाउंड्री ऐसे पूरी करके। अब मैं तुम्हें इसमें अगर ये चीज दिखाऊं तो यहां से इस चीज को नोटिस करो, इस वाली चीज को। अब ये बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो एरिया है ये इसकी बाउंड्री रीजन है। और इस रीजन में अगर तुम कोई चीज नोटिस कर सकते हो तो वो ये है, ये देखो कि अगर मैं ट्रॉपिकल एरिया की बात करता हूं, मैं सबसे पहले ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया में जो सरफेस वाला जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल में जो सरफेस वाला जो एरिया होता है वहां पे लगभग लगभग 27 डिग्री कुछ टेम्परेचर रहता है ओशन का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर की तरफ आओ, अब पानी के अंदर घुस जाओ तो 27 डिग्री ही रहेगा क्योंकि इतना तो वो हीट कर ही देता है। उसके बाद जब ये 100 400 की आप लेयर पार करोगे ना यहाँ पर, तो आपने मान लो 400 जो मीटर है आप अंदर चले गए, वहां तक तो आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा। बट उसके बाद एकदम से ना टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप देखो थोड़ा सा ही अंदर गए हो, यहां से लेके यहां तक
इतना ही अंदर गए हो और टेम्परेचर 27 डिग्री से लेके यहाँ पर 5 डिग्री तक नीचे गिर चुका है। तो इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर जो टेम्परेचर है, आप थोड़ा सा ही अंदर गए हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट इतना ही अंदर गए हो, ठीक है, और टेम्परेचर 27 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक चेंज हो चुका है। दिस बाउंड्री रीजन इज नोन एज थर्मोक्लाइन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन। क्लाइन इज द बाउंड्री रीजन, ठीक है। उसके बाद लगभग लगभग जो पानी होता है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये इतना रहता है, बिल्कुल नहीं जमेगा बिकॉज ऑफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग। 90% of the total volume of water is found below the thermocline। ज्यादातर पानी इस बॉक्स के अंदर है, दिस इज द 90%, और बाकी का 10% है थर्मोक्लाइन के ऊपर वाली साइड पे, थर्मोक्लाइन इंक्लूडेड। तो मैं ट्रॉपिकल ओशन में सरफेस पे खड़ा हूं, सोचो मेरा टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैं 100 मीटर अंदर आ गया पानी के, मैंने डुबकी लगा दी उसके अंदर, मैं पानी के 100 मीटर अंदर आ गया, तो वहां तक भी 27 ही रहेगा। 200, 300, 400, 27 डिग्री रहेगा। 400 के बाद एकदम से टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं 450 मीटर ही तक पहुंचा हूं, 50 ही मीटर और आगे गया हूं, और टेम्परेचर इतनी देर के अंदर 10 डिग्री तक आ चुका है। तो 17 डिग्री का फॉल हो चुका है उसके अंदर। फिर और थोड़ा सा 50 मीटर और गया तो 5-6 डिग्री और कम हो गया। तो दिस लेयर इज नोन एज थर्मोक्लाइन। आई होप तुम्हें ये जो बाउंड्री रीजन है ये क्लियर हो गया होगा कि थर्मोक्लाइन कौन सा रीजन है। एक ऐसा रीजन जहां पर देर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मोक्लाइन वर्ड आएगा तो क्या मन में आएगा? रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस चीज को लिख लो, रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ इसको देखो मत, नीचे की तरफ उनको लिखना भी शुरू करो चीजों को, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली टेम्परेचर सेम रहता है। मिड लैटिट्यूड पे देख लो, मिड लैटिट्यूड जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, मिड लैटिट्यूड कौन से रीजन्स होते हैं? टेम्परेट। क्या वहां पे ट्रॉपिकल जितना टेम्परेचर होगा सरफेस पे? नहीं, वहां पे कम होगा। तो सपोज वी टेक इट, इट इज समवेयर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस सरफेस पे। थोड़ा सा नीचे जाओ तो 15 ही मिलेगा, फिर एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस अगेन लेयर, दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज द थर्मोक्लाइन लेयर। आई होप दिस वन इज क्लियर। उसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, सिस्टम है, वो है लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम क्या कहता है अब ओशन के अंदर? अब इस लेयर सिस्टम को बड़ा ध्यान से देखना। टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशनिक वाटर, ठीक है, वो 500 मीटर तक होगा। 500 मीटर, अब ये थोड़ा सा बहुत ना ये जो चेंज हो सकता है, ये जो मीटर्स वगैरह है कि कितने अंदर तक जाएंगे, तो थर्मोक्लाइन कब शुरू होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, इसका फर्क नहीं मानना। जो टॉप लेयर होगी वो लगभग 400 से 500 मीटर तक की होगी, ये टॉप लेयर हमारी प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो थर्मोक्लाइन का एरिया आ जाएगा। थर्मोक्लाइन का क्या था, क्या डिस्कस करा था थर्मोक्लाइन का? इट इज द प्लेस वेयर देयर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। फिर उसके बाद थर्ड लेयर आ जाएगी जो बिल्कुल डीप ओशन तक जाएगी, ठीक है। तो ये वाला डीप ओशन तक, फ्लोर तक जाएगी, ये इसकी क्या होगी? थर्ड लेयर। ओके, तो चलो अब इसके एक चीज नोटिस करते हैं, टॉप लेयर कहां कहां पर प्रेजेंट है। मतलब टॉप लेयर जिसका, अब ये 3 लेयर्स होगी ना, ये 3 लेयर्स यहां पर चेक करो, ये 3 लेयर ट्रॉपिकल में है, टॉप लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर, और ये दूसरी तीसरी क्या है? ये डीप वाली जो लेयर होगी। तो तीनों लेयर तुम्हें इजीली नजर आ रही है? यस। अच्छा, मिड लैटिट्यूड की अगर बात करें, टॉप लेयर, मिडल लेयर, और फिर ये वाली लेयर। अब पोलर की देखो, पोलर में सरफेस का भी जो टेम्परेचर है वो भी कम है, थर्मोक्लाइन भी कम है, और उसके बाद जो बॉटम वाला एरिया वो भी कम है। तो यहां पर आपको 3 लेयर नजर नहीं आएंगी, यहां पर आपको सिंगल लेयर नजर आएगी। किस एरिया में? पोलर एरिया में आपको सिंगल लेयर नजर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो फर्स्ट लेयर होगी इसका टेम्परेचर लगभग लगभग इतना होता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एंड मिड। अब ये वाली जो लेयर होती है ना, ये लेयर आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो जब ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करेंगे तो ये पूरे साल भर आपको ये टॉप लेयर नजर आएगी, ठीक है। आपको ट्रॉपिकल रीजन में तीनों लेयर्स नजर आएंगी, बिल्कुल साफ साफ। टॉप वाली लेयर बिल्कुल वार्म लेयर नजर आएगी आपको,
ठीक है। उसके बाद जब आप मिड लैटिट्यूड पे आ जाओगे तो मिड लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, ये जो लेयर्स हैं, ये अलग अलग जो लेयर्स हैं, तो ये टॉप लेयर ना आपको सिर्फ किस मोमेंट पे नजर आएगी, ओनली ड्यूरिंग समर। क्योंकि जब विंटर्स होंगे तो सोच के देखो, विंटर अगर होगा तो सन नीचे की तरफ जा चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा चुका है सन, ठीक है। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की अगर मैं एरिया की बात करूं, वहां पर अब विंटर आ चुका है, तो टॉप लेयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। टॉप लेयर का वही बेसिकली टेम्परेचर हो जाएगा जो इस वाले लेयर का है, टॉप लेयर का भी वही टेम्परेचर हो जाएगा जो इस वाले लेयर का है। तो ये आपको दो अलग लेयर्स नजर नहीं आएंगी इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो मिड लैटिट्यूड्स में ओनली ड्यूरिंग समर नजर आएगी क्या, टॉप लेयर। उसके बाद हम आते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन का बिल्कुल सेम है, हर पर्टिकुलर चीज में सेम है। ये वो एरिया होता है जहां पर देर इज रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। थर्ड लेयर, थर्ड लेयर आपको कहां पर नजर आएगी, दिस इज ओनली वन लेयर विच एक्सटेंड्स, और ये देर आर लेस चेंजेस इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक एरिया, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लेयर नजर आएगी पूरे के पूरे ओशन में, ऊपर भी कोल्ड वाटर, बीच में भी कोल्ड वाटर, नीचे भी कोल्ड वाटर। ये मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक के एरिया की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट पोलर एरियाज, ठीक है। दिस इज नंबर वन थिंग, ठीक है। तो जो कोल्ड लेयर होगी वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक में एक ही लेयर होगी, टॉप सरफेस से लेके बॉटम लेयर तक, ठीक है। थर्मोक्लाइन यहाँ पर रैपिड डिक्रीज होगा, चलो ये बात समझ में आ गई। टॉप लेयर, टॉप लेयर कहां पर प्रेजेंट होगी, क्या वार्म ओशियनिक टॉप लेयर आर्कटिक और एंटार्क्टिक में प्रेजेंट होगी, खुद से देख लो। क्या टॉप लेयर, ये टॉप लेयर गर्म वाली यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, कोल्ड लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला एक पर्टिकुलर सिस्टम बनेगा। मिड लैटिट्यूड पे गर्मियों में तो तीन लेयर नजर आएंगी, वार्म, थर्मोक्लाइन और कोल्ड वाली। सर्दियों में मिड लैटिट्यूड पे ऊपर वाली एकदम से टेम्परेचर गिर रहा है, और नीचे वाली कोल्ड वाली लेयर, आपको दो लेयर नजर आएंगी। ट्रॉपिकल एरिया में आपको तीनों लेयर नजर आएंगी हमेशा थ्रू आउट द ईयर। मिड लैटिट्यूड के अंदर आपको गर्मियों में तीन लेयर नजर आएंगी और सर्दियों में दो लेयर नजर आएंगी। पोलर एरियाज में आपको सिर्फ एक ही लेयर नजर आएगी, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। तो ये वाली पर्टिकुलर चीज है जो आपको याद रखनी है। दिस वाज द लेयर सिस्टम इन द ओशियंस। उसके बाद आ जाता है, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, द एवरेज सरफेस। हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखने लग रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज सरफेस टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये बात हमको पता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, तो ये एक पर्टिकुलरली रेट के साथ गिरता है, जरूरी नहीं कि ये रेट बिल्कुल हर जगह यूनिफॉर्म रेट हो, ये चेंज भी हो जाता है, बट दिस रेट इज समहाउ इट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हो, ठीक है, आप ऊपर वाले लैटिट्यूड्स पे जाना शुरू कर दोगे। तो जब आप ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की तरफ जाओगे तो इंसोलेशन कम हो जाएगा, यहाँ पर इंसोलेशन इक्वेटर पे ज्यादा है। तो विद एवरी लैटिट्यूड, विद एवरी 1 डिग्री कितना गिर जाएगा टेम्परेचर, 0.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट इज ओशियंस इन नदर्न हेमिस्फेयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर। बताओ तो क्यों, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या है, द लैंड एरिया इज मच हायर, लैंड एरिया ज्यादा है, तो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा ओशंस के अंदर। हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड स्लाइटली अबव द इक्वेटर एंड नॉट एट द इक्वेटर। ये वाली क्या बला है भाई, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं स्टार भी लगा देता हूँ। दिस कॉन्सेप्ट ये जो है प्रीलिम्स में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस एक बार इस पर्टिकुलर चीज को समझो, डू वी हैव स्पेस, यहाँ कर लेते हैं स्पेस क्रिएट, ओके। अब इस पर्टिकुलर चीज को देखना कि ये हमारा क्या है, ये हमारी आ गई अर्थ, ठीक है, और ये आ गया हमारा इक्वेटर। तो अब कायदे से इक्वेटर के ऊपर
मैक्सिमम इंसोलेशन आने लग रही है। व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग मैक्सिमम इंसोलेशन। तो ये एरिया सबसे ज्यादा हीटअप होना चाहिए, ठीक है। तो ओशियंस की अगर मैं बात करूं, तो इक्वेटर पे जो ओशियंस है, इक्वेटर पे 0 डिग्री, इक्वेटर पे ओशियंस जो है उनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट नहीं भाई, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होता। ये हटा दिए, इसकी जो गर्मी थी वो बाहर आ गई, ठीक है। ओशियन वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, और ज्यादा जो वार्म वाला जो एरिया होता है वो कौन सा है? उसके स्लाइटली अबव वाला एरिया ज्यादा वार्म होता है। इक्वेटर के जो ऊपर जाओगे ना, थोड़ा सा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, वहां पर ज्यादा होता है। भाई अब ये डिफरेंस क्यों होता है वो चीज देख लो। इंसोलेशन तो इसको ज्यादा मिल रही है, इसको कम मिल रही, इसको कम मिल रही है, इसको ज्यादा इंसोलेशन मिलने लग रही है, ठीक है। बट लेकिन इक्वेटर के ऊपर इंसोलेशन ज्यादा है, और कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से वो लैंड बार बार क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट अपर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है कन्वेक्टिव करंट्स। क्या है? कन्वेक्टिव करंट्स। ऊपर जाके बादल फॉर्म हो जाते हैं, एंड देन देयर स्टार्ट्स कॉन्टिन्यूअस रेनिंग, यानी एएफ क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल नो वेट नो ड्राई। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से, ठीक है, ये एरिया ठंडा पड़ जाता है। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, नंबर वन थिंग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, यही चीज यहाँ पर क्यों नहीं हुई? बिकॉज वो सदर्न हेमिस्फेयर है, वहां पर लैंड कम है, और लैंड कम होने की वजह से वो सदर्न हेमिस्फेयर पूरा ही ज्यादा गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। और ज्यादा गर्म कौन सा है? इक्वेटर ज्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से उसकी हीट बाहर निकल जाती है और रेन हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा गर्म नहीं है। एरिया सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? इट इज द एरिया अबव द इक्वेटर। आई होप ये वाली पर्टिकुलर चीज क्लियर होगी। एरिया अबव द इक्वेटर ज्यादा होता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा? अबव द इक्वेटर, एंड नॉट एट द इक्वेटर। Heat is transmitted to the lower sections of the ocean through the process of convection। तो ये वाली पर्टिकुलर चीज भी है। हीट नीचे वाले एरियाज की तरफ कन्वेक्शन की वजह से वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म, रैपिड फॉल टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, एंड रेट ऑफ डिक्रीज स्लो डाउन। जैसे जैसे ओशन की डेप्थ में जाएंगे ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट कम हो जाएगा। पहले तो बहुत तेजी से गिर रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा? 0.1 डिग्री कम हो रहा है, 0.2 डिग्री, और आप अंदर ज्यादा जा चुके हो, और सिर्फ पॉइंटों में ही टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ज्यादातर ये है। अब एक बार है ना, फटाफट लेयर सिस्टम का एक बार मेरे को याद करके बता दो, कभी लेयर सिस्टम में कंफ्यूज नहीं हो गया। ट्रॉपिकल एरिया में कितनी लेयर्स नजर आएंगी ओशन के अंदर? क्या एक सरफेस लेयर होगी, ठीक है, सरफेस लेयर होगी, उसके बाद थर्मोक्लाइन लेयर होगी, उसके बाद कोल्ड लेयर बिलो वाली लेयर होगी, यस और नो? उसके बाद टेम्परेट में आ जाओ। टेम्परेट में मैं बात कर रहा हूं समर सीजन की। टॉप लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर, और उसके बाद कोल्ड लेयर। टेम्परेट एरियाज में विंटर पर आ जाओ। विंटर में टॉप लेयर हट जाएगी, अब दो ही लेयर बचेंगी, टॉप लेयर एंड द बॉटम कोल्ड लेयर। पोलर एरियाज में, पोलर एरियाज में पूरा का पूरा वन ही लेयर नजर आएगी, पूरी की पूरी लेयर ठंडी ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के ऊपर। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या पर्टिकुलर चीज होती है? इट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वाटर। थर्मोहेलाइन, थर्मो वर्ड से निकलकर आएगा टेम्परेचर, थर्मो वर्ड से निकलकर आएगा टेम्परेचर, हेलाइन वर्ड से निकलकर आएगा सैलिनिटी, हेलाइन वर्ड से निकलकर आएगा सैलिनिटी। तो थर्मोहेलाइन, पूरे ओशन में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग सैलिनिटी है, और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से देर आर चेंजेस, सैलिनिटी लिख दिया ये तो, देर आर चेंजेस इन डेंसिटी, ठीक है। तो अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो नीचे की तरफ, ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव करेगा, वो डेप्थ की तरफ मूव करेगा। अगर पानी की डेंसिटी कम होगी, तो देर विल बी अपवेलिंग, ठीक है, पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे करके जो है मूवमेंट क्रॉस होती है, कोई भी जगह पर जो है हाई डेंसिटी से वो लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करता है। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को
इस डेंसिटी की वजह से जो पानी एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, दैट इज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी चेंज द डेंसिटी ऑफ वाटर, रिजल्टिंग इन द वाटर टू मूव अकॉर्डिंगली। यही देखा हमने अभी। It is a part of the large-scale ocean circulation that is driven by global density gradients created by surface heat and freshwater fluxes। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं, बे ऑफ बंगाल के एरिया में ज्यादा फ्रेश वाटर आएगा, ठीक है, ज्यादा फ्रेश वाटर आएगा तो सैलिनिटी के साथ क्या बताया था, अगर फ्रेश वाटर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी, सैलिनिटी कम होगी तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। कौन सा वाटर ज्यादा हीट अप होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, अगेन उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कोल्ड वाटर जो होगा वो डेंसर होगा। तो इन सब चीजों की वजह से, सरफेस हीट की वजह से, फ्रेश वाटर की वजह से, इन सभी चीजों की वजह से देर इज चेंज इन द डेंसिटी, और जब डेंसिटी चेंज होती है देर इज मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को, इसकी वजह से जो पानी जो मूव करता है पूरे के पूरे ओशंस के अंदर, दैट इज नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो याद रखना, थर्मोहेलाइन किस चीज पे डिपेंडेंट करती है, टेम्परेचर पर और सैलिनिटी पर। सैलिनिटी हम याद कर ही सकते हैं, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर चीज एक बार हल्के से याद कर लेना है तुम्हें, ठीक है। फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर 0 से लेके 0.5 पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब पानी के 1000 पार्ट्स में देर इज या तो 0 या फिर 0.5 सोल्ट, उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर। जब ये पानी के 1000 पार्ट्स के अंदर 0.5 से लेकर 30 पार्ट्स तक, 30 पार्ट्स तक अगर सोल्ट आ जाएगा, 0.5 से लेके, आधे से लेके 30 तक अगर सोल्ट आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। ये जो ब्रैकिश वाटर होता है, ये किन में, मैनग्रूव्स जो एरियाज होते हैं, स्वॉम्प्स, ठीक है, लगून्स जो होते हैं, एस्चुरीज जो एरिया होते हैं, वहां पर आपको ब्रैकिश वाटर मिलेगा। अगर 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा हो जाए और 50 तक पार्ट्स पर थाउजेंड, अगर इतने सोल्ट पार्टिकल्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सेलाइन वाटर। ये ज्यादातर सी वाटर सोल्ट लेक्स में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर 50 से भी ज्यादा पार्ट्स है ऑफ सोल्ट इन वाटर तो उसको हम बोलेंगे ब्राइन। ब्राइन बेसिकली होता है सोल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा जो है सोल्ट इस वाले में होगा। तो ये चारों कैटेगरीज याद होनी चाहिए, फ्रेश, ब्रैकिश, सेलाइन और ब्राइन। कर लो इनको। तो एक तो 0 से 0.5 है, दूसरा 0.5 से कहां तक है भाई, 30 तक, तीसरा 30 से 50 तक, और लास्ट वाला 50 से ऊपर की तरफ। टोटल कंटेंट ऑफ डिजोल्व सोल्ट्स इन सी वाटर, ठीक है, सी वाटर में कितना कंटेंट ऑफ सोल्ट डिजोल्व है, अमाउंट ऑफ सोल्ट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, कितना अमाउंट ऑफ सोल्ट डिजोल्व है इन हाउ मच, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर थाउजेंड, इसका ये सिंबल होता है पार्ट्स पर थाउजेंड का। फ्रेश वाटर में सबसे कम, फिर ब्रैकिश वाटर, एंड देन कम्स द सी वाटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल्स ओशन सैलिनिटी बहुत ज्यादा सिंपल है। जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठेगा, पानी कम जहां पर पानी ज्यादा हो जाएगा, इस एक थंब रूल को याद रखो, थंब रूल में यहां लिख देता हूं, वाटर अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी कम हो जाएगी। ये सिंपल सा चीज रूल याद रखो, वाटर अगर कम हो जाएगा तो सैलिनिटी घट जाएगी। अब मुझे खुद से बताओ, इवेपोरेशन में वाटर कम हो रहा है, वाटर उड़ के वाटर वेपर बन रहा है ना, ठीक है, तो वाटर कम हुआ तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। प्रेसिपिटेशन, वाटर ऐड हुआ, बारिश, ठीक है, बारिश, सैलिनिटी कम हो जाएगी। कोस्टल रीजन, जहां पर रिवर्स पानी लेकर आएंगी, पानी लेकर आई है फ्रेश वाटर प्लस सैलिनिटी कम हो जाएंगी। फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग में पानी बर्फ जम जाएगा, मतलब पानी गायब हो गया, बर्फ बन गया, तो नेगेटिव होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। थॉइंग का क्या बताया था, क्विकली क्विकली, थॉइंग का क्या बताया था, क्विकली इट वाज मेल्टिंग, मेल्ट होगा तो पानी ऐड होगा, ऐड होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, एक जगह से
विंड पानी को दूसरी जगह की तरफ मूव करने लग रही है, अगर इक्वेटर की तरफ मूव कर देगी तो उससे भी इफेक्ट करेगी, ऊपर कोल्ड ओशंस की तरफ मूव कर देगी तो उससे भी होगा। ओशन करंट्स, कोल्ड वाटर पानी लेकर आएगा, वार्म वाटर पानी लेकर आएगा, ठीक है। तो ओशन करंट्स, विंड, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, कोस्टल रीजन में फ्रेश वाटर, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी की सारी चीजें ओशन की सैलिनिटी पर क्या करती हैं, दे पुट सम, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशंस, ठीक है। ये रूल याद रखना, पानी अगर ऐड हुआ है तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। और देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। कौन से ओशन में कहां पर ज्यादा, हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द वर्टिकल लेवल। सैलिनिटी ऑफ नॉर्मल सी रेंजेस बिटवीन 33 टू 37 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 ग्राम। तो 33 से लेके 37 तक नॉर्मल ओशन की सैलिनिटी होती है। लैंडलॉक्ड सीज, जो सीज बिल्कुल लैंडलॉक्ड है उसमें हायर सैलिनिटी होगी, ठीक है, बिकॉज लैंडलॉक्ड सीज के अंदर वाटर मूव नहीं कर रहा है कहीं भी, वो लैंडलॉक्ड है, वो जमीन से घिरा हुआ है और वहां पर सिर्फ इवेपोरेशन होने लग रही है, तो उसकी सैलिनिटी हायर हो जाएगी। एस्चुरीज है फ्लक्चुएटिंग और लोअर सैलिनिटी, एस्चुरीज में कभी फ्रेश वाटर आएगा रिवर से, कभी ओशन वाटर आएगा, तो इनकी जो सैलिनिटी होगी फ्लक्चुएटिंग होगी, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। इन हॉट एंड ड्राई रीजन सैलिनिटी इंक्रीजेज रैपिडली, बिल्कुल सोच के देखो, हॉट एंड ड्राई रीजन में देयर विल बी मोर इवेपोरेशन, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा पानी कम हो जाएगा और सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नॉर्थ सी, ये इंग्लैंड, ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह वाला एरिया, ये यूरोप वाला एरिया, यहां पर है नॉर्थ सी। तो आज नॉर्थ सी और उसके आसपास की एक बार कंट्रीज को देख लो, नॉर्थ सी एंड उसके आसपास की कंट्रीज, लिख लो इस चीज को, करो फिर उसके बाद। लोकेटेड इन हायर लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सेलाइन वाटर ब्रोट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब अगर तुम्हें याद हो, यहां से इक्वेटोरियल करंट चला, यहां से गल्फ स्ट्रीम आया और फिर आया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इक्वेटर वाले एरिया में इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो वहां पर सैलिनिटी ज्यादा है। अब ओशन वाटर यहां से ऐसे उठा के इस सैलाइन वाटर को ऊपर की तरफ ले गया, नॉर्थ सी के पास ले गया। अब नॉर्थ सी के पास इन्होंने जाके अपना जो सोल्ट वाला जो वाटर है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नॉर्थ सी हायर लैटिट्यूड में लोकेटेड है लेकिन वो ज्यादा सैलाइन है। क्यों सैलाइन है? बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओशियन करंट। Next one is the Baltic Sea. It records low salinity due to influx of rivers of water. बाल्टिक सी को खोज लो कहाँ पर है। बाल्टिक सी अगर जिस जिसको नहीं पता हो कि बाल्टिक सी कहाँ पर लोकेटेड है, इसको वर्ल्ड मैप पे निकाल लो और तुम्हें पता चलेगा कि बाल्टिक सी के अंदर बहुत सारी रिवर्स ऐसे करके अंदर की तरफ एंटर करती हैं, ठीक है। अब वो रिवर्स आने लग रही हैं उस पर्टिकुलर सी के अंदर, तो फ्रेश वाटर ऐड होने लग रहा है तो इसकी सैलिनिटी लोअर होगी। मेडिटेरेनियन रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी, मेडिटेरेनियन इसलिए ज्यादा सैलाइन है क्योंकि उस जगह पर ज्यादा इवेपोरेशन होती है। ब्लैक सी सैलाइन कम है, इट इज लो बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। गेटल पॉन्ड, ठीक है, ये इथोपिया के वहां पर लोकेटेड, इट इज अ हाइपर सैलाइन लेक। तो जमीन में जितने भी सोल्ट्स वगैरह वो सब पानी के साथ मिलके ये हाइपर सैलाइन लेक बन गया। कौन सी? गेटल पॉन्ड। कहां पर है? इथोपिया के पास। इथोपिया कहां पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये क्या देखना है तुम्हें, किस सी में? नॉर्थ सी ज्यादा सैलाइन बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, बाल्टिक सी लो सैलाइन इनफ्लक्स, और कौन सी थी बेल्टिक सी जैसी? ब्लैक सी लो सैलाइन बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स, गेटल पॉन्ड हाइपर सैलाइन, और मेडिटेरेनियन ज्यादा सैलाइन बिकॉज ऑफ हायर इवेपोरेशन। तो एक फटाफट इन पर्टिकुलर चीज को याद कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, इस एरिया में कहाँ गया वो, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर क्या लोकेटेड है? गेटल पॉन्ड। यहाँ पर तीन प्लेट्स मिलती है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस वाले को देख लो, ये इधर देखो, इधर ये अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमाली प्लेट। यहाँ पे तीनों प्लेट्स ऐसे दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो ऐसे गड्ढा सा हो गया, दिस इज नोन एज द गेटल पॉन्ड। ये हाइपर सेलाइन है, ठीक है। तो कभी अगर नमक की कमी हो तो यहाँ से गिलास भरो और उसको पियो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक सी हमें पता है, ठीक है, दिस इज दी
नॉर्वेजियन सी, ओहो ये तो तुम्हें आंसर मिल गया, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ कौन सी है, दिस इज फिनलैंड, दिस इज स्वीडन, और इन सब के बीच में कौन सी है, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी क्या क्या था, बाल्टिक सी वॉज लेस सेलाइन। क्यों कम सेलाइन है, क्योंकि बाल्टिक सी में देर आर नंबर ऑफ रिवर्स विच आर एडिंग इट्स वाटर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ सी है, इस तरफ थोड़ा सा कहाँ गया नॉर्थ सी, ये रहा नॉर्थ सी, दिस इज द नॉर्थ सी। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है, इसी वजह से ये हाइपर सेलाइन है। ब्लैक सी का तुम्हें पता है, ठीक है, तो ब्लैक सी को देख लेना, बाल्टिक सी को, नॉर्थ सी को, इन सब के आसपास की कंट्रीज को एक बार नोट करो। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाने लग रहा है, दिस इज द नॉर्थ सी। ठीक है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाता है, यहाँ से इक्वेटोरियल करंट। इस करंट का नाम बता दो, अगर तुमने ओशन करंट याद करें तो इस करंट का नाम बता दो, ये एक वार्म करंट है, सी से इसका नाम शुरू होता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी क्यों है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी क्यों है ज्यादा सेलाइन क्यों है, बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये वाली कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो तुम याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंडिया के आसपास आ जाते हैं। बे ऑफ बंगाल शोज लोअर सैलिनिटी। बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी क्यों होती है, सबको पता है, इतनी सारी ये महानदी, ये सारी की सारी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब रिवर्स हैं, तो पानी अगर ज्यादा ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। अरेबियन सी में कम है तो कंपेयर हो जाएगा। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर। अगर आइस में पानी कन्वर्ट हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर इवेपोरेशन हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। सैलिनिटी एट डेप्थ, ये वाला पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे सरफेस की, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है। अब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं। सरफेस पे सैलिनिटी फ्लक्चुएट करेगी, अगर इवेपोरेशन हो गया, अगर इवेपोरेशन अगर हो गया, अगर सरफेस पे इवेपोरेशन हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिवर फ्रीज होगी तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं सैलिनिटी एट डेप्थ की बात करूं, वो ज्यादातर क्या रहती है, फिक्स रहती है, क्योंकि ना तो कोई सोल्ट ऐड हो रहा है ना कोई पानी लॉस हो रहा है। और अपना स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला याद करो, पानी अगर ऐड होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर और भी ज्यादा है, क्योंकि सी के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उनसे वो हो गया, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है, वो ज्यादातर क्या है, डेप्थ की जो सैलिनिटी वो लगभग फिक्स्ड है। हेलोक्लाइन, ठीक है, हेलो ओवर हेयर इज रिलेटेड टू सॉल्ट, ठीक है, इज अ डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली। अगेन ये बिल्कुल थर्मोक्लाइन की तरह काम करता है, शुरुआत में तो ये थोड़ा सा करेगा, फिर एकदम से ज्यादा चेंज होगा, फिर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, फिर लगभग सेम रहेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो जोन है जिसमें सैलिनिटी एकदम से चेंज होती है, दिस जोन इज नोन एज हेलोक्लाइन। ठीक है, इसमें सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली। ठीक है, पिक्नोक्लाइन क्या होता है फिर, ये वर्ड आ गया पिक्नोक्लाइन। अब पिक्नोक्लाइन इज अ क्लाइन, क्लाइन मतलब होता है लेयर, क्लाइन मतलब होता है लेयर, वेयर डेंसिटी ग्रेडियंट इज ग्रेटेस्ट विद इन अ बॉडी ऑफ वाटर। डेंसिटी ग्रेडियंट यानी डेंसिटी का गिरना, तो अगेन ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, सरफेस पे वो कम आराम से गिरने लग रहा है, एकदम से डेंसिटी बहुत ज्यादा गिरनी शुरू हो जाएगी और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी सेम। तो जिस एरिया में बहुत ज्यादा डेंसिटी गिर जाती है उसको पिक्नोक्लाइन बोलते हैं, जहां पर सोल्ट एकदम से ज्यादा सोल्ट की कंसेंट्रेशन गिर जाती है उसको हेलो बोलते हैं। ठीक है, हेलोक्लाइन। जहां पर टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो ये सारे क्लाइन इस तरफ लिखे होंगे, इधर नाम लिखे होंगे, सोल्ट, डेंसिटी, टेम्परेचर, तुम्हें उनको मैच करना इजीली अपना काम बन जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा कौन सा चैप्टर, वाटर एंड ओशंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लास में कवर कर लिया था, सेकंड पार्ट इसका हमने क्विकली अभी अभी देख लिया, तो वी आर बेसिकली डन। ठीक है, ये वाला करंट पूछा था अगर नहीं याद हो तो। ठीक है, सो वी आर डन विद द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करो, जो जो चीजें इसमें अलग से बोली हैं टू फाइंड आउट, जैसे बाल्टिक सी वाला रीजन था, नॉर्थ सी वाला रीजन था, इनको करोगे
तो यू विल बी एबल टू गेन मोर मार्क्स। अब इस वीडियो को जस्ट बंद मत कर देना, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। गो बैक टू वट एवर आई आस्क्ड यू इन द वीडियो, राइट देम डाउन, उनको अपने नोट्स में ऐड करो उन चीजों को, एंड ट्राई टू मेमोराइज देम। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर।